नमस्कार सभी को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत और प्रशासन दोनों जगह अंदर अंदर बहुत कुछ पक रहा है, तो मुझे लगा आज हमें उस पे बात करनी चाहिए। क्योंकि जब से वहाँ पे कप सिरप वाला स्कैम सामने आया है, बहुत सारी चीज़ें जो काफ़ी लंबे समय से पर्दे के पीछे हो रही थी, वो कहीं न कहीं अब लोगों के सामने आना शुरू हो गई हैं। नॉर्मली आपने सुना होगा कि हमारे गृह मंत्रालय के अंडर में जो ईडी आती है, वो विपक्षी नेताओं के या जिस राज्य में विपक्ष की सरकार होती है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही एक्टिव होती है। ईडी की गाड़ियाँ अक्सर आपको विपक्षी नेताओं के घर के बाहर खड़ी हुई मिलती हैं। वहाँ पे छापेमारी भी होती है, बयानबाज़ी आती है, मामला सुर्खियों में जाता है। इन सारी चीज़ों के लिए ईडी बहुत ज़्यादा मशहूर या यूँ कह लें बदनाम है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरीके से ईडी यूपी में एक्टिव हुई है, इसकी उम्मीद तो शायद जो भाजपा वाले हैं ना, उन्होंने भी नहीं की होगी। इसीलिए जो उत्तर प्रदेश में कप सिरप के स्कैम को मामूली हेरा-फेरी समझ रहे हैं, उनको ये गलती नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से जितना एक्टिवली ईडी इस मामले को देख रही है या इसमें रिएक्ट कर रही है, वो कहीं से भी नॉर्मल नहीं लगता है। ईडी ने खुद कोर्ट में और अपनी रिपोर्ट में इसे पूरे यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला करार दे दिया है। वैसे मामला है भी इतना हल्का नहीं, ये अलग बात है कि आज हम उसका पॉलिटिकल एंगल देखेंगे, लेकिन ये जो स्कैम है ना, ये आप समझ लीजिए कि बनारस की गलियों से शुरू होके बांग्लादेश की सरहद और दुबई के आलीशान होटलों तक फैला हुआ है। उसके बावजूद जो एक नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है, वो है पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह। सवाल यहाँ पे ये भी है कि आखिर क्यों समाजवादी पार्टी कोडिन भैया नाम से तंज कस रही है? क्या वाक़ई में धनंजय सिंह का इस कप सिर्फ स्कैम से कोई सीधा कनेक्शन है? या वो बस सियासी रंजिश के शिकार हो रहे हैं? मामला है क्या? आइए सब कुछ आसान भाषा में, सरल भाषा में समझते हैं। देखिए, यहाँ पे जिस कोडीन बेस्ड कप सिरप की अवैध तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही है, भारत में वो कोडीन युक्त सिरप बैन है, क्योंकि इसका इस्तेमाल नशे के तौर पे किया जाता है। इसकी एक बोतल की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जब ये ब्लैक मार्केट में जाता है, खास तौर पे इंटरनेशनल बॉर्डर पार करता है, तो इसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। अब ईडी की जाँच के मुताबिक ये करीब 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का काला साम्राज्य है। और जाँच में ये भी खुलासा हुआ है कि इस पैसे को व्हाइट करने के लिए 700 से ज़्यादा सेल कंपनियाँ बनाई गई थी। आप सोच के देखो, 700 कंपनियाँ बनाई गई थी और मामला भले ईडी कह रही है 1000 करोड़ का है, ये उससे भी ज़्यादा होगा, जैसा मुझे लग रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पे ये सामने आ रही है कि कंपनियों को, ये जो सेल कंपनियाँ बनी थी, इनको जिन पतों पे रजिस्टर किया गया था, वो पते भी फर्जी थे। और यहाँ तक कि जिन लगभग 220 से ज़्यादा लोगों का नाम इसमें इस्तेमाल किया गया था, उनका इस कंपनी से कोई लेना-देना है ही नहीं। उनके आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट का गलत इस्तेमाल करके ये पूरा सिंडिकेट चलाया जा रहा था। ईडी ने अब तक 37 लाख से ज़्यादा ये जो सिरप है, इसकी बोतलें जब्त की हुई हैं। अकेले सोनभद्र से 11 लाख और झारखंड के कई इलाकों से भारी मात्रा में इस सिरप का स्टॉक मिला है। यानी आप समझ रहे हैं, जहाँ एक तरफ लीगल दवाइयाँ जो बिक रही हैं, उसी के पैरेलल एक ब्लैक मार्केट खड़ी की जा रही थी। ये कोई छोटा-मोटा धंधा नहीं था कि बस एक बार या वन टाइम वाला स्कीम था। ये पैरेलल मार्केट में उतारी जा रही थी, ब्लैक मार्केट में बेची भी जा रही थी और इससे जो पैसा बन रहा था, उसको सेल कंपनियों के थ्रू वाइट भी किया जा रहा था। और अब हम बात करते हैं इसके राजनैतिक पहलू की, जो मामले को बहुत हाई प्रोफाइल बना देता है। देखिए, इस घोटाले के जो मुख्य किरदार हैं, जैसे अमित टाटा और शुभम जायसवाल, इनके तार कहीं न कहीं धनंजय सिंह से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। शुभम जायसवाल को इस पूरे खेल का किंगपिन बताया जा रहा है। फिलहाल वो दुबई में छिपा हुआ है, लेकिन विपक्ष का आरोप ये है कि ये तमाम आरोपी धनंजय सिंह के करीबी हैं। और जब पत्रकारों ने धनंजय सिंह से कोडिन भैया वाले तंज पे सवाल पूछा, तो वो कैमरे पर ही भड़क गए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनका इन सब से कोई लेना-देना नहीं है। अब ज़ाहिर-सी बात है, वो अपने मुँह से तो कुछ कबूलेंगे नहीं। बात ये है कि अगर धुआँ उठ रहा है, तो इसकी जाँच होनी चाहिए कि क्या कहीं सच में कुछ रिश्ता है या बस आरोप ही लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर तीखे हमले किए हैं। उनका इशारा साफ है कि सत्ता के संरक्षण में ये जहर का व्यापार फल-फूल रहा है। तो अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा सवाल ये आता है कि अगर ऐसा है कि सत्ता के संरक्षण में ये व्यापार फल-फूल रहा था, तो फिर अचानक से ईडी इतना एक्टिव क्यों हो गई? क्योंकि टेक्निकली आप देखो तो ईडी यूनियन होम मिनिस्टर के अंडर में आती है, अमित शाह के मंत्रालय के तहत काम करती है। पिछले 11 साल में ईडी को सीधे तौर पे बीजेपी शासित राज्यों में कभी भी इतना आक्रामक, इतना एक्टिव देखा नहीं गया। लेकिन यूपी के इस केस में ईडी जिस तरीके से टिप्पणी कर रही है कि ये महाघोटाला है, आज तक यूपी में ऐसा नहीं हुआ, ये अपने आप में ही एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट लग रहा है। ऐसा लग नहीं रहा है कि ये ईडी की स्टेटमेंट है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि कोई नेता बोल रहा है। अब अगर कोई नेता बोल रहा है, तो कौन सा ऐसा नेता है जो ईडी के मुंह से अपनी बात कहलवा सकता है? जाहिर सी बात है, अमित शाह का नाम आएगा। तो इसीलिए बहुत सारे जानकार जो हैं, वो दरअसल इसको दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो कोल्ड वार चल रही है ना, उससे जोड़ के देख रहे हैं। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी के अंदर खींचतान चल रहा है कि मोदी के बाद कौन, और ये खींचतान जग जाहिर है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें 2024 में कम हुई, अयोध्या जैसी हॉट सीट भी ये लोग हार गए, तो उसके बाद से योगी बनाम शाह की जो चर्चा है, वो और तेज हो गई। इसीलिए इस पूरे कप सिरप के मामले में, हालांकि ये बहुत जघन्य अपराध है, लेकिन क्या इसके पीछे, इसके आड़ में एक पॉलिटिकल खेल भी चल रहा है? क्या योगी को घेरने के लिए अमित शाह ने अपनी ईडी को खुले तौर पे छोड़ दिया है? क्योंकि देखिए, मामला पूरा ये है कि मोदी जी के बाद जब बात उत्तराधिकारी की आएगी, अगर ये लोग सत्ता में रहते हैं
तो पहला नाम अमित शाह का, दूसरा नाम योगी का। इनफैक्ट योगी कई मामलों में अमित शाह को पछाड़ भी देते हैं। उनमें से एक मामला है योगी जी के हिंदुत्व की इमेज को लेके, जिस मामले में जो कुछ कट्टर बीजेपी वाले हैं वो मोदी जी से आगे योगी को रखते हैं। तो इस इमेज को तोड़ना तो काफी मुश्किल होगा। लेकिन दूसरा जो मामला है वो है योगी आदित्यनाथ की छवि का। काफी क्लीन और स्ट्रांग नेता के नाम पे वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। लेकिन इस कप सिरप घोटाले में जिस तरीके से उनके करीबियों का नाम सामने आ रहा है, ठाकुर समाज से ताल्लुकात को जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि बहुत खुले तौर पे आदित्यनाथ ठाकुरवाद की भी राजनीति करते हैं, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगता है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को जब ईडी की जांच से जोड़ के देखा जाता है तो समझ में आ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री को या उनके आसपास के सामाजिक घेरे को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखिए राजनीति में बहुत ज्यादा रोल होता है छवि का, इमेज आपकी जनता के बीच में कैसी बन रही है। इसी तरीके से आपने देखा नेशनल हेराल्ड वाला जो केस था, इसमें राहुल गांधी सोनिया गांधी को 7 साल से बीजेपी इसी मामले में घेर रही थी। जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो 1 सेकंड में मतलब कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस तक नहीं लिया, उसको सुनने लायक नहीं समझा। तो इमेज बहुत बड़ी चीज होती है, उसको खराब भी किया जा सकता है, उसको बनाया भी जा सकता है। तो क्या इस मामले के बहाने योगी आदित्यनाथ की इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि मान लो कल को ईडी योगी आदित्यनाथ से पूछताछ कर सकती है, कर ही सकती है, क्योंकि जब हेमंत सोरेन से हो गया, केजरीवाल से हो गया, वो दोनों भी मुख्यमंत्री थे, तो योगी आदित्यनाथ से भी हो सकती है। तो उस केस में इनकी जो इमेज है उस पर बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़े भ्रष्टाचार का दाग लग जाएगा। लालू यादव का केस आपको याद है, चारा घोटाला उनसे ऐसा चिपक गया, घोटाला हुआ नहीं हुआ क्या फायदा हुआ बात की बात है, लेकिन उस घोटाले को लेकर उन्हें बहुत टारगेट किया जाता है, आज भी टारगेट किया जाता है। तो क्या कुछ योगी आदित्यनाथ पे भी इसी तरीके का दांव पेच आजमाया जा रहा है? और ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ इस पे चुप हैं। योगी आदित्यनाथ इनफैक्ट बीजेपी की ओर से पहले ऐसे नेता हुए हैं जो एसआईआर या वोटर लिस्ट में नाम काटे जाने के मुद्दे पे अपनी ही सरकार की मशीनरी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि जो यूपी में करीब 4 करोड़ के आसपास नाम काटे जा रहे हैं, इसमें से 80 से 85% तो बीजेपी के वोटर हैं। यानी योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि एसआईआर गलत है। एसआईआर करा कौन रहा है? मोदी जी, अमित शाह। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ भले अभी उतना खुले स्वर में नहीं कर रहे हैं, पर दबे स्वर में ही सही गुजरात लॉबी के खिलाफ अपनी बिगुल बुलंद कर रहे हैं, उसको बजा रहे हैं। यानी इधर योगी हमला करते हैं, उधर ईडी का एक्शन शुरू हो जाता है। ये है क्लासिकल चेकमेट का खेल। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, जो लोग बीजेपी को या मोदी जी की जो ये रणनीति है ईडी को यूज करना, जो घोर बीजेपी वाले हैं, जिनको कांग्रेस के धुर विरोधी हैं या विपक्ष के विरोधी हैं, वो इस मामले का सपोर्ट करते हैं। लेकिन आप ये देखो, जब आप कांटा बोगे ना, वो कांटा कभी ना कभी आपको भी चुभता है। ये बीजेपी के हर नेता को सीख लेनी चाहिए कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जरूरी नहीं है कि केवल विपक्ष के खिलाफ ही यूज हो। जब डिक्टेटरशिप आती है ना, तो केवल एक आदमी की ही सत्ता रहती है, एक आदमी ही राजा रहता है। आप उसकी पार्टी के होके भी गुलाम ही बनते हो। जिस दिन आप सर उठाते हो, वो कार्रवाई जो अब तक विपक्ष पे हो रही थी, आप पे भी होना शुरू हो जाती है। इसीलिए डिक्टेटरशिप किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, चाहे वो बीजेपी का सपोर्टर हो, चाहे वो बीजेपी की पार्टी हो, या कांग्रेस का सपोर्टर हो, कांग्रेस रूल कर रही हो। हमेशा कानून के इस तरीके का या संस्थाओं के इस तरीके का मिसयूज जो होता है, उसका आपको विरोध करना चाहिए। खैर, वापस लौटते हैं हम अपने कप सिरप पे। पॉलिटिक्स से हटके ये मुद्दा नेशनल सिक्योरिटी का भी है, क्योंकि जांच में जो बात सामने आई है कि ये सिर्फ दरअसल पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश तस्करी किया जाता था इसका, और वहां इसे शराब के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस अवैध व्यापार से जो पैसा जनरेट होता है, अब जाहिर सी बात है वो धार्मिक कामों में तो जाएगा नहीं, तो बहुत चांसेस है कि उसका जो पैसा है उसका इस्तेमाल ड्रग्स और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में होता है। किंग पिंग शुभम जायसवाल का दुबई में होना ये बताता है कि ये रैकेट दरअसल कितना संगठित है। इसके अलावा एक पूर्व कांस्टेबल जिसे नौकरी से निकाल दिया गया था, इसी कप सिरप से जुड़े हुए केस में है, वो आज करोड़ों के महल में रह रहा है। उसकी फोटो भी वायरल हो रही है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, बॉटम लाइन ये है कि सत्ता की लड़ाई में जब हाथी लड़ते हैं ना, तो अक्सर उनके पैरों तले घास रौंदी जाती है। यहाँ पे हाथी बड़े राजनेता और एजेंसियां हैं, लेकिन घास वो आम आदमी है जिनकी सुरक्षा, जिनकी सेहत को दांव पे लगाया जाता है, जो रगड़े जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि पिछले कुछ सालों से हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां एजेंसियां अपराध नहीं देखती हैं, बल्कि राजनीतिक टाइम देखती हैं, सत्ताधारी पार्टी के विरोधियों को देखती हैं? लेकिन ये जो भी देखें, आप सोचो, अगर यूपी में वाकई में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, जो कि हुआ ही है, तो इसकी जवाबदेही किसकी है? सिर्फ माफिया की है या उस प्रशासन की भी है जिसकी आंखों के सामने 700 फर्जी कंपनियां फल फूल रही हैं, करोड़ों का अवैध कप सिरप बेचा जा रहा है, इसकी तस्करी हो रही है? जो मुख्यमंत्री माफियाओं को कुचलने की बात करता था, निस्ते नाबूद करने की बात करता था, क्या वो केवल जात और धर्म के हिसाब से करता था? क्योंकि उसके नाक के नीचे ही तो इतना बड़ा सिंडिकेट चल रहा है। खैर, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लग रहा है, इन दोनों हाथियों की लड़ाई में कौन हाथी आपको आगे निकलता दिख रहा है? कौन मोदी जी के बाद दिल्ली की सत्ता तक जल्दी पहुंच सकता है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।